नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश बब्बर है। आज मैं आपको भृगु नंदी नाड़ी से मैरिज के बारे में कैसे प्रेडिक्शंस की जाए इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। थोड़ा सा डिटेल्ड वीडियो है, लंबा रहेगा 20-25-30 मिनट का, क्योंकि इसको 3-4 पार्ट्स में मैं कवर करूँगा। सबसे पहले आपको मैं बताऊँगा बेसिक्स भृगु-नंदी नाड़ी के, ग्रहों के कारक तत्व, कुछ उनके सिग्निफिकेशंस, कौन सा ग्रह मैरिज के लिए लिया जाता है, क्वालिटी ऑफ मैरिज कैसे देखी जाती है, और भृगु-नंदी नाड़ी में क्या इंपॉर्टेंट होता है जिसके बेस पर प्रेडिक्शंस की जाती हैं। तो टोटल जो वीडियो है भृगु-नंदी नाड़ी पर आधारित है। इसमें मैरिज से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपको मैं बताने वाला हूँ। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। और वीडियो आरंभ करने से पहले भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा, सबके घर में सुख और शांति बनाए रहे। तो शुरू करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, भृगु-नंदी नाड़ी मैरिज प्रेडिक्शन। तो पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक्स। भृगु-नंदी नाड़ी क्या है, कैसे इससे प्रेडिक्शंस की जाती हैं। भृगु-नंदी नाड़ी बेसिकली वैदिक से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यहाँ पे लगन नहीं लिया जाता है, सिर्फ गुरु यानी जुपिटर जहाँ पे होते हैं वहीं से प्रेडिक्शंस की जाती हैं। भृगु-नंदी नाड़ी मोस्टली ग्रहों के सिग्निफिकेशंस के ऊपर यानी ग्रहों के कारकत्वों के ऊपर प्रिडिक्शंस में यूज किया जाता है। तो एक एक करके अब मैं पहले आपको बेसिक्स कुछ ग्रहों के कारकत्व बताऊंगा, जो अभी आगे फिर सेकंड पार्ट में प्रिडिक्शंस में हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले सूर्यदेव, स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे सूर्यदेव। सूर्यदेव को पिता का कारक माना जाता है। बेसिक कुछ चीजें बताऊंगा, बहुत डिटेल्स में नहीं तो वीडियो बहुत लंबा होगा। सूर्यदेव को पिता का कारक माना जाता है। सूर्यदेव को पुत्र का कारक माना जाता है। गवर्नमेंट और नेम एंड फेम, स्पिरिचुअल चीजें, भगवान शिव, इन सब चीजों को भगवान सूर्यदेव से इंडिकेट करते हैं। हालांकि और बहुत सारी कारकत्व हैं, सारा डिटेल्स में नहीं लेंगे। सूर्यदेव को कहते हैं डेवलपमेंट इन योर लाइफ, यानी जब जीवन में डेवलपमेंट होती है ये सूर्यदेव से इंडिकेट होता है। यश मिलना, नेम एंड फेम मिलना, यह भी सूर्यदेव से देखा जाता है। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है, वो है बृहस्पति देव। बृहस्पति देव को भृगु-नंदी नाड़ी में जीव कारक कहा जाता है। इस जीव के ऊपर ही पूरी जो प्रेडिक्शंस है वो रोटेट करती है। तो जीव कारक बृहस्पति, इसको पब्लिक पर्सनालिटी कहा जाता है। इनको नेम एंड फेम से भी जोड़ा जाता है। एक्सपेंशन जब किसी चीज की होती है, प्रमोशंस आपको मिलती हैं, ये सारा बृहस्पति से देखा जाता है। और बहुत सारे कारकत्व हैं, बेसिक सी मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। तीसरे महत्वपूर्ण ग्रह हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव को अगर आप पुरुष कुंडली देखेंगे तो पत्नी का कारक माना जाता है। शुक्रदेव को क्वालिटी ऑफ मैरिज, चाहे वो लड़के की कुंडली हो लड़की की कुंडली हो, क्वालिटी ऑफ मैरिज कैसी रहेगी ये शुक्रदेव से हम देखते हैं। शुक्रदेव को पैसा, व्हीकल, सारी सुख सुविधाएं, भोग विलास, आपकी छोटी बहनें या घर पे जो फीमेल्स होती हैं, इनको शुक्रदेव से देखा जाता है। सुंदरता शुक्रदेव से देखा जाता है। अब एक और महत्वपूर्ण प्लैनेट ग्रह है, वो है चंद्रदेव। चंद्रदेव नाड़ी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये आपके चाइल्ड भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनको चीटिंग का कारक प्लैनेट कहा जाता है। धोखा, चीटिंग, ये चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा जल राशि है, फॉरेन प्लैनेट को इंडिकेट करते हैं, फॉरेन चीजों को इंडिकेट करते हैं। और इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण प्लैनेट है शनिदेव। शनिदेव प्रोफेशन के कारक है, कर्म के कारक है। और शनिदेव दुख देते हैं, पीड़ा देते हैं, लेकिन राजयोग भी देते हैं। तो शनि के ये सब कारकत्व हैं। उसके बाद बात करते हैं बुध देव के। बुध देव इंटेलिजेंस के कारक हैं, कम्युनिकेशन के कारक हैं, आपकी नॉलेज के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, बिजनेस के कारक हैं। बेसिक सी मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। और बुध देव को कहते हैं लैंड एंड प्रॉपर्टी और संतान, दोनों चीजों को बुध देव इंडिकेट करते हैं। राहु एक मेलेफिक प्लैनेट की तरह बिहेव करते हैं। राहु को कहते हैं कंफ्यूजन क्रिएट करना, और ऐसा कंफ्यूजन जो आपको दिखने में असली लगता है लेकिन होता नहीं है। केतु देव जो है सिंपल बेसिक कारकत्व में लेता हूँ, किसी चीज का एंड करना, किसी चीज को काटना, किसी चीज को खत्म कर देना, ये केतु देव के ऊपर लागू होता है, उनकी सिग्निफिकेशंस है।
तो मेरे ख्याल से सारे प्लैनेट यहाँ पे पूरे हो गए हैं। तो अब बात करते हैं सेकंड पार्ट, जो कि भृगुनंदी नाड़ी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है त्रिकोण से कैसे फलित करना है। तो ये मैं आपको बोर्ड के माध्यम से थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे उदाहरण के लिए हम लेंगे, ये कुंडली है एक हमारी, और भृगुनंदी नाड़ी में भी सेम इसी तरह कुंडली से प्रेडिक्शन की जाती है। और एक और तरीका होता है जिससे भृगुनंदी नाड़ी की कुंडली की प्रेडिक्शंस आप कर सकते हैं। तो आइए एक एक करके अब सेकंड पार्ट में एंटर करते हैं और आपको इम्पॉर्टेंट कुछ पॉइंट यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। ये 1 नंबर है, ये 5 नंबर है और ये 9 नंबर है। तो 1, 5, 9 ये तीनों मिलकर एक त्रिकोण बना देते हैं। तो इसको त्रिकोण कहते हैं। जो भी ग्रह एक दूसरे से इस तरह से, जैसे समोसा होता है उसका स्टाइल होता है, त्रिकोण बन जाता है। तो 1, 5, 9 आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, ये पहला त्रिकोण बनेगा। इसी तरह से 4 त्रिकोण बनते हैं, इसको कहते हैं ईस्ट डायरेक्शन। 1, 5, 9 मतलब ईस्ट डायरेक्शन। ये आएगा 2, 6 और 10। तो 2, 6, 10 ये बन जाता है दूसरा त्रिकोण, और इसको कहते हैं साउथ, दक्षिण, दक्षिण दिशा। उसके बाद 3, 7 और 11। तो यहां से आप गिनेंगे, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, फिर आगे और 5, 1, 2, 3, 4, 5। या दूसरे ढंग से इसको आप ले सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और यहीं से गिनेंगे तो 9, यहाँ तक 9 आएगा। ये दूसरा त्रिकोण हो गया। तो इसके बाद आप लिख देंगे 2, 6, 10, 3, 7, 11। 3, 7, 11 को वेस्ट डायरेक्शन कहा जाता है। तो ये एक त्रिकोण हो गया। उसके बाद बच जाते हैं ये 4, 8, 12। तो 4, 8 और 12 ये एक त्रिकोण हो गया। ये नॉर्थ डायरेक्शन होता है, जल को इंडिकेट करता है। तो ये सिंपल भृगुनंदी नाड़ी का सेकंड जो पार्ट है, इसमें ये सारी आपको त्रिकोण याद करने पड़ेंगे, क्योंकि भृगुनंदी नाड़ी इसके ऊपर बहुत ज्यादा बेस्ड रहती है। बहुत सी इससे प्रेडिक्शंस आप कर सकते हैं। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन सारे रूल्स इस वीडियो में कवर करना थोड़ा सा दिक्कत या परेशानी है। तो ये जो हो गया आपको त्रिकोण कौन कौन से होते हैं, ये सेकंड पार्ट हो गया इस वीडियो का। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। थर्ड पार्ट में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, इसको रब करने में थोड़ा समय लगेगा। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट पूरा। अब थर्ड पार्ट में हम क्या करेंगे, ये मैंने रब नहीं किया है ताकि आप इसको थोड़ा सा अपने माइंड में याद कर लीजिए। अब थर्ड पार्ट इस वीडियो का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिए, क्योंकि भृगुनंदी नाड़ी इस टेक्निक पे चलती है और बहुत ही सुंदर टेक्निक है। बहुत ही अच्छी अच्छी प्रेडिक्शंस आप इससे कर सकते हैं। एक बार इसको आपको अच्छे से स्टडी करना होगा। तो अब थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि भृगुनंदी नाड़ी में कंजंक्शंस यानी युति कैसे ली जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के ऊपर फोर्थ जो पार्ट है मेरा बेस्ड रहेगा, वहीं से आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। तो आइए शुरू करते हैं। मान लीजिए भृगुनंदी नाड़ी में बृहस्पति 1 नंबर में है। किसी भी कुंडली में आप कोई भी कुंडली ले सकते हैं, मैंने सिंपल उदाहरण यहाँ पे लिया है। बृहस्पति 1 नंबर में है, तो इससे पांचवा 1, 2, 3, 4, 5 ये पहला त्रिकोण हो गया। और यहाँ पे है सूर्य देव। और उसके बाद इससे नवम भाव यानी दूसरा त्रिकोण कौन सा होगा, ये वाला होगा जहाँ पे 9 नंबर लिखा है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मंगल देव। तो भृगुनंदी नाड़ी की टेक्निक या भृगुनंदी नाड़ी के रूल्स क्या कहते हैं हमें, हालांकि बहुत सारे रूल्स हैं। कोशिश करूंगा आने वाले टाइम में जो वीडियोस बनेंगे उसमें भी और रूल्स बताऊंगा, लेकिन ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूल है। इसके बेस पे भृगुनंदी नाड़ी काम करती है। वो क्या है,
ये ग्रह और ये ग्रह, ये तीनों ग्रह एक ही डायरेक्शन में आ गए, यानी 1 5 9 में। तो जब हम फलित करेंगे तो इनको हम ऐसे लिखते हैं, बृहस्पति, सूर्यदेव और मंगलदेव। इसका मतलब है कि इन तीनों ग्रहों की आपस में युति हो गई। इसी बेस पर भृगुनंदी नाड़ी की बहुत अच्छी प्रेडिक्शंस आप 100% कर सकते हो, सिर्फ आपको टेक्निक जो है वो समझ आनी चाहिए। ये थर्ड पार्ट हो गया। तो कोई भी डायरेक्शन में बैठा हुआ प्लैनेट, मान लीजिए 2 नंबर में कोई ए प्लैनेट बैठा है, 6 नंबर में कोई बी प्लैनेट बैठा है और 10 नंबर में कोई सी प्लैनेट बैठा है, तो इन तीनों की युति मानी जाएगी, यानी ए बी और सी। अगर सी में कोई प्लैनेट नहीं है, ए और बी में, यानी यहाँ पे एक ग्रह है, यहाँ पे एक ग्रह है, तो भी उसकी युति मानी जाएगी दोस्तों। तो युति को कुंडली में भृगुनंदी नाड़ी के हिसाब से जो प्लैनेट त्रिकोण में होते हैं एक दूसरे के, उनको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो दी जाती है दोस्तों। ये हो गया तीसरा पार्ट जो मैं आपको भृगुनंदी नाड़ी के में बता रहा हूं। अब इसका चौथा पार्ट, युति तो हमारी हो गई, लेकिन इसको लिखने का यहाँ पे एक तरीका होता है, तो वो तरीका मैं आपको बताता हूँ। इस युति को हमें लिखना कैसा होता है, और उसी के बेस पे जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, जो मैरिज की प्रेडिक्शंस हैं, वो मैं उसी बेस पे आपको करके बताऊंगा। तो आइए, अब हमें क्या करना है, जब भी हम कुंडली देखेंगे, हम थोड़ा सा यहाँ पे बोर्ड को सेट कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, उदाहरण के लिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5। 5 का मतलब है 5 डिग्रीज। बृहस्पति 5 डिग्री पे है और सूर्यदेव 10 डिग्री पे है और मंगलदेव 15 डिग्री पे है। अब इस युति को लिखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं, फिर उसका इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे ये जब मैं मैरिज के बारे में बताऊंगा, उस वहां पे हम इसको इंटरप्रिटेशन इसकी करेंगे। तो सबसे पहले जिस भी ग्रह की डिग्रीज कम होंगी, यहाँ पे बृहस्पति की 5 डिग्री है, तो बृहस्पति को हम सबसे पहले लिख लेंगे। उसके बाद है सूर्य देव की 10 डिग्री, तो इसके आगे हम लिख देंगे सूर्य देव। इसके बाद इनकी डिग्रीज हैं 15, तो यहाँ पे हम लिख देंगे मंगल देव। तो ये इसका चौथा पार्ट है। जब भी त्रिकोण में कोई ग्रह होंगे तो उनको लिखने का ये तरीका होता है। इसी के बेस पर बहुत सारे फलित जो हैं आप कर सकते हैं। तो ये 3-4 चीजें जो बेसिक्स था, क्योंकि जब आप प्रेडिक्शन करोगे और मैरिज के बारे में कोई बात करेंगे तो ये जो मैंने आपको बेसिक बताया है ये समझना अत्यंत आवश्यक और ज़रूरी है। ये अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, मैरिज। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, तो शादी के बाद क्या होने वाला है जीवन में, किस तरह से आप पता लगा सकते हैं, तो उसमें एक तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ और उसी तरीके के बेस पर आप बहुत सारी प्रेडिक्शंस जो है वो कर सकते हैं। तो आइए एक सिंपल तरीके से लेते हैं कुंडली को, ठीक है। तो ये सारा यहाँ से रब करते हैं और जो अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो इस पूरे वीडियो का इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो अब हम पहले बात करते हैं, अगर हम बात कर रहे हैं किसी लड़की की कुंडली की, इसमें मैं आपको एक या दो उदाहरण दे दूंगा समझने के लिए, टेक्निक समझने के लिए, फिर आप जब प्रैक्टिस करोगे तो समझ आ जाएगा। तो अगर हम लड़की की कुंडली देखेंगे और शादी की बात करेंगे, तो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह, क्योंकि लड़कियों की कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं मंगल, यानी मार्स, ठीक है। तो ये आपको नोट कर लेना है। जब भी हम लड़कियों की कुंडली देखेंगे, मैरिज की बात करेंगे, तो मंगल हस्बैंड के कारक होते हैं। क्वालिटी ऑफ मैरिज देखेंगे, चाहे वो लड़के की कुंडली हो लड़की की कुंडली हो, तो उस समय वीनस पे हम सबसे ज्यादा फोकस करेंगे। अभी आपको मैं टेक्निक शेयर करूंगा तो उससे आपको और ब्रीफ आइडिया लग जाएगा। तो उदाहरण लेते हैं, अब किसी लड़की के मैरिज के बारे में देखना है
कि जब इस लड़की का मैरिज होगा तो हस्बैंड को क्या मिलने वाला है और वाइफ को क्या मिलने वाला है, दोनों की क्रॉस कुंडलियां उस केस में ली जाती हैं। तो हस्बैंड की तो यहाँ पे मैं नहीं ले रहा हूँ, लेकिन वाइफ की कुंडली से थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि कैसे ये टेक्निक काम करती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लड़की की कुंडली में मंगल देव देख लेने हैं कहाँ प्लेस्ड है। तो एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए लड़की की कुंडली में मंगल देव यहाँ प्लेस्ड है और यहाँ पे राशि में नहीं लिख रहा हूँ, 1 2 3 4, ठीक है, जो नॉर्मल मेष लगन की कुंडली है वही मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। तो अब सबसे पहला रूल, विवाह हो गया, विवाह के बाद हस्बैंड आपके घर पे आ गए, यानी लड़की की कुंडली है, विवाह हो गया, मैरिज हो गई, हस्बैंड आ गए, तो सबसे पहले आपको मंगल देव पर टिक लगा लेना है, यानी मंगल देव पर उंगली रख लेनी है। अब मंगल देव के आगे यानी विवाह के बाद हस्बैंड को क्या मिलने वाला है ये लड़की की कुंडली से देख के पता चलेगा, और वाइफ को क्या मिलने वाला है ये हस्बैंड की कुंडली देख के पता चलेगा। तो आइए अब जो टेक्निक है इसको यूज करते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे उंगली रखेंगे, 1 2 3 4 5, उदाहरण के लिए यहाँ पे बृहस्पति हैं। अब इससे दूसरा त्रिकोण देखना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये दूसरा त्रिकोण हो गया, और यहाँ पे मैं लिख देता हूं बुध देव, ठीक है। मंगल देव की डिग्रीज में लिख रहा हूं 5, बुध देव की डिग्रीज में लिख रहा हूं 10, और बृहस्पति की डिग्रीज में लिख रहा हूं 11। ये जो 5 नंबर लिखा है ये डिग्रीज है, ये डिग्री है, ये डिग्री है। तो अब सिंपल वे में, जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था हमें क्या करना है, ये अब ग्रहों की युति बन गई। अब इस युति को हम लिखेंगे सीक्वेंस वाइज, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो पहले आ गए मंगल देव, क्योंकि मंगल देव की डिग्रीज सबसे ज्यादा कम है, 5 डिग्री है। उसके आगे आ गए बुध देव, उसके आगे आ गए बृहस्पति देव। तो अभी ये एक टेक्निक आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, इसके अलावा भी टेक्निक्स होती हैं कि इस मंगल देव को जो ग्रह देखेगा उसको भी लेना होता है, इसके सेकंड हाउस में जो ग्रह होगा उसको भी लेना होता है, और इसके डिस्पोजिटर को भी लेना होता है। तो अभी कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, सिंपल ढंग से आपको बता रहा हूँ ताकि टेक्निक आपको समझ आ जाए। तो अब सिंपल, लड़की का विवाह हो गया, हस्बैंड घर पे आ गए, हस्बैंड को इस लड़की से क्या मिलने वाला है, क्या परेशानियों का सामना करेंगे या खुशियों का सामना करना पड़ेगा, बहुत खुशियां मिलने वाली है, पैसा मिलने वाला है, ये हर किसी की कुंडली में आपको बहुत इजीली पता चल जाएगा। क्या कर्म आपने किए हैं जो आपकी पत्नी घर पे आएगी और लक्ष्मी का वास होने लगेगा। तो आइए, तो मंगल सबसे पहले यहाँ उंगली रखेंगे, मंगल के आगे डिग्री वाइज है बुध देव। बुध देव मंगल देव के शत्रु माने जाते हैं, ये पहला रूल है यहाँ पे। लेकिन अब बुध देव की क्वालिटीज जो मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था, सिग्निफिकेशंस, बुध देव क्या है, बुध देव बिजनेस के कारक है, पहली चीज, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं बिजनेस। उसके बाद बुध देव लैंड एंड प्रॉपर्टी के कारक हैं, सारी चीजें मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। बुध देव को कहते हैं बोलना, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलते हैं उनका बुध बहुत स्ट्रांग होता है। बुध को कहते हैं कम्युनिकेशन, बुध को कहते हैं लॉ और कोर्ट। तो इसका मतलब क्या है, मंगल देव के आगे बुध देव बैठे हैं, तो जैसे ही इनके हस्बैंड इनकी लाइफ में आएंगे, बुध देव की सारी क्वालिटीज हस्बैंड को मिलने वाली हैं। तो पहली चीज जैसे मैंने आपको बताया, लैंड एंड प्रॉपर्टी, तो विवाह होने के तुरंत बाद, कुछ समय बाद, जैसे ही उसमें प्रोग्रेशन लगेगा जुपिटर का या शनि का, तो ये जो हस्बैंड है इनके जीवन में लैंड एंड प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा इनको। बुध देव को कहते हैं ज्यादा बोलना, तो ऐसा भी हो सकता है कि पहले जो हस्बैंड होंगे इतना ज्यादा बोलते नहीं होंगे, जैसे ही मैरिज होगी बुध देव की वजह से ये बहुत ज्यादा बोलने लग जाएंगे, यानी शादी के बाद एकदम बदलाव आ जाएगा, बहुत ज्यादा बोलने लगेंगे, इंटेलिजेंट हो जाएंगे, चीजों को जल्दी समझने लगेंगे, और
बुध देव के मंगल देव के जब आगे बुध देव रहेंगे तो हस्बैंड में ऑटोमेटिकली बहुत इंटेलिजेंस आ जाती है। ये विवाह के बाद डेवलप होगा, क्योंकि ये लड़की की कुंडली से हम देख रहे हैं। तो बुध देव की सारी पॉजिटिव क्वालिटीज मंगल देव को मिलने वाली हैं और सारी नेगेटिव क्वालिटीज भी मंगल देव को मिलने वाली हैं। मंगल देव के लिए बुध देव एक शत्रु ग्रह माने जाते हैं, दोनों में बहुत शत्रुता होती है। तो सेकंड प्रॉब्लम क्या होगा, कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में डिस्टरबेंस होना शुरू हो जाएगा। बुध देव एक बहुत ही जिसको कहते हैं एक डिफिकल्ट प्लैनेट है, इनको समझना बहुत मुश्किल होता है। ये दिन में और रात में हर समय स्ट्रांग रहते हैं। तो मंगल देव के आगे बुध देव पॉजिटिव भी इस हस्बैंड को मिलने वाला है, कुछ नेगेटिव क्वालिटीज भी आ जाएंगी, यानी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। बुध को कहते हैं प्रॉब्लम, लॉ, कोर्ट, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स होने लग जाएंगी। लेकिन क्या वाकई में लॉ एंड कोर्ट का प्रॉब्लम होगा तो क्या वो सॉल्व हो जाएगा, ये हम कैसे देखेंगे? ये देखेंगे इसके आगे जो ग्रह बैठा हुआ है, ये फाइनल रिजल्ट हमें बताएगा। जो भी ग्रह, जब 3 या 4 ग्रहों की त्रिकोण में युति होती है, जो लास्ट में ग्रह आता है जिसकी डिग्री सबसे ज्यादा होती है, वो फाइनल रेफरी है, मतलब फाइनल डिसीजन इस वाले ग्रह के हाथ में है कि आगे पॉजिटिव या आगे नेगेटिव, अच्छा या बुरा, ये वाला ग्रह तय करता है। तो देखिए लास्ट में आ रहे हैं बृहस्पति देव। तो जैसे ही शादी होगी, ये बुध देव के रिजल्ट्स मिले पॉजिटिव नेगेटिव जो भी दोनों, उसके बाद है बृहस्पति, यानी जो प्रॉब्लम आएगी हस्बैंड वाइफ के बीच में वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों बृहस्पति एक शुभ ग्रह है, नेम एंड फेम देते हैं, एक्सपेंशन करेंगे। तो स्टार्टिंग में जो हस्बैंड वाइफ दोनों लड़ रहे थे, अचानक से क्या होगा, चाइल्ड बर्थ होगा, क्योंकि मरकरी को चाइल्ड बर्थ कहते हैं, और लाइफ में एक्सपेंशन और खुशियां आनी शुरू हो जाएंगी। दोस्तों तो बहुत सी कुंडलियां आप देखते हैं, लोग कहते हैं कि शादी हो गई, शादी के बाद एकदम प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, लेकिन जैसे ही बच्चा होता है तो प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व होनी शुरू हो जाती है। ये भृगुनंदी नाड़ी की वन ऑफ द फाइनेस्ट टेक्निक है, लेकिन ये इसका एक पार्ट है। अभी इसमें बहुत सारे और एडिशंस आपको करने पड़ेंगे। इसमें दूसरे ग्रहों की एस्पेक्ट भी देखनी पड़ेंगी, जो नॉर्मल वैदिक की एस्पेक्ट्स होती हैं वो भी इसमें देखनी पड़ेंगी। तो सारा अभी मैं यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। अब लास्ट रूल, जो फाइनल रूल है भृगुनंदी नाड़ी का, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो भी ग्रह फर्स्ट नंबर पे आएगा और जो भी ग्रह थर्ड नंबर पे आएगा, ये एक दूसरे को एस्पेक्ट करते हैं। ये भृगुनंदी नाड़ी का रूल है, ये इसी तरह से चलता है। ये आपको हर जगह पे लगाना पड़ेगा, यानी मंगल और बुध देव दोनों एक दूसरे को एस्पेक्ट करेंगे। तो दोनों फ्रेंड्स हैं, बुध देव बीच में शत्रु हैं, लेकिन बृहस्पति मंगल देव के मित्र हैं। तो कहीं ना कहीं लास्ट में बृहस्पति होने की वजह से जो हस्बैंड है उनका दिमाग बिल्कुल सेट हो जाएगा, नेम एंड फेम मिलेगा। बुध देव क्या नाम है, जो बृहस्पति देव हैं, ये पब्लिक पर्सनालिटी, पब्लिक से डीलिंग, इन सब चीजों को दर्शाते हैं। दोस्तों तो इस तरह से हम मैरिज की प्रेडिक्शंस जो है वो कर सकते हैं। हालांकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है, नहीं तो मैं एक मेल चार्ट भी लेता। मेल चार्ट में हमें वीनस को लेना पड़ता है, क्योंकि वीनस वाइफ होती है। तो वाइफ किस तरह से रिएक्ट करेंगी, वाइफ को क्या मिलेगा शादी के बाद। अगर वाइफ के आगे कोई अच्छे ग्रह बैठे होंगे तो खुशियां मिलेंगी, लेकिन हो सकता है वाइफ हस्बैंड की कुंडली में वाइफ के आगे कोई नेगेटिव ग्रह बैठे हो, तो हस्बैंड को तो पॉजिटिविटी मिल गई, लेकिन वाइफ उस पॉजिटिविटी को भोग नहीं पाएंगी, उनको प्रॉब्लम्स होंगी, बीमारी लग जाएगी, कुछ ना कुछ इश्यू हो जाएंगे। तो ये एक पार्ट है। इस तरह से इसको हस्बैंड के चार्ट से भी कोरिलेट करके देखना पड़ेगा कि वाकई में दोनों के चार्ट में पॉजिटिव है या एक चार्ट में पॉजिटिव है। तो कई बार आप देखते हैं जैसे ही मैरिज होती है हस्बैंड तो बहुत इंजॉय करते हैं, लेकिन वाइफ बेचारी घर पे रह जाती है, हाउस वाइफ बन जाती हैं, उनको वो सुख या वो चीजें भोगने को नहीं मिलती। तो आज इस वीडियो को यही विराम दे रहा हूँ। भृगुनंदी नाड़ी की नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें मैं कोशिश करूंगा आपको प्रोफेशन के बारे में कुछ बताऊंगा, कैसे हम प्रोफेशन देखते हैं, क्या उसमें एक इम्पॉर्टेंट रूल होता है वो फॉलो करना पड़ता है,
उसमें शनिदेव को लेना पड़ता है। रूल्स बिल्कुल सेम ही होते हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं, लेकिन इसको देखने के ढंग अलग अलग होंगे। ग्रहों के कारकत्व आपको अच्छे से याद होने चाहिए। डिग्रीज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे होता है। तो आज इस वीडियो को यहीं एंड कर रहा हूँ। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते बहुत बहुत, और अपना ख्याल रखिएगा।